नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। अंडरवर्ल्ड सरगना का सबसे खास और सबसे चहेता गुर्गा जो बन चुका था उसकी आंख, नाक और कान, जिसने उसके खौफ के साम्राज्य का किया था विस्तार, जिस पर आंख मूंद कर करता था डॉन भरोसा, लेकिन दरक गया भरोसा और फिर डॉन ने उसे कर दिया बेदखल। कौन है भारत के मोस्ट वांटेड का साथी और क्या है उसकी कहानी, बताएंगे आपको इस शैतान के बारे में। डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की क्राइम कंपनी, जहां सिर्फ वन वे था। मतलब इस कंपनी में कोई आ तो सकता था लेकिन वापस नहीं जा सकता था। वैसे तो एक बार जो डी कंपनी का हिस्सा बना वो कभी इसे छोड़ नहीं पाया। कई मजबूर थे तो कई इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। जिस किसी ने भी इस सिंगल ट्रैक वाली डी कंपनी को छोड़ना चाहा, दाऊद इब्राहिम ने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के बावजूद एक शख्स ऐसा था जिसने दाऊद को बताकर डी कंपनी छोड़ दी। कौन था वो जिससे दाऊद को अपनी पोजीशन को लेकर खतरा महसूस होने लगा था? दाऊद इब्राहिम क्यों चाहता था कि वो शख्स डी कंपनी में न रहे? वो कौन था जिसने डी कंपनी छोड़ दी? सालों बीत जाने के बाद भी वो कहां है, कोई नहीं जानता। दाऊद इब्राहिम जितना खतरनाक था उतना ही कान का कच्चा भी था। जानकारों की माने तो डी कंपनी में दाऊद इब्राहिम के आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो अक्सर उसके कान भरा करते थे और दाऊद इब्राहिम उनकी बातों पर यकीन भी कर लेता था। हालांकि कुछ लोगों ने दाऊद को समझाने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन बताया जाता है कि जब दाऊद ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने डी कंपनी से किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी। खालिद पहलवान, वो शख्स जिसने डी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर अलग पहचान दिलाई और डी कंपनी को मजबूत करने में अहम रोल भी निभाया था। खालिद पहलवान को दाऊद इब्राहिम अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम की तरह ही मानता था, लेकिन सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम कानों का बेहद कच्चा इंसान था। इसीलिए डी कंपनी के कुछ लोगों के भड़काने पर उसने खालिद पहलवान को ही धोखा दे दिया। खालिद पहलवान वो शख्स था जिसने डी कंपनी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। धीरे धीरे डी कंपनी के लोग दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खालिद पहलवान की सुनने लगे थे। बस यहीं पर कुछ लोगों ने खालिद पहलवान के खिलाफ दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए और दाऊद इब्राहिम को भी लगने लगा कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, खालिद पहलवान की उसी पर नजर है।
खालिद पहलवान वो आदमी था जिसने चेंबूर से चिंचपोकली और मुंबई से पुणे तक जितने भी डॉन भाई थे उन्हें अपने तेज दिमाग के चलते डी कंपनी में शामिल करवा दिया, जिसमें छोटा राजन और रमा नायक महत्वपूर्ण है। खालिद पहलवान ने ही डी कंपनी में हिंदू डॉन्स की एंट्री करवाकर डी कंपनी में हिंदू मुसलमान का फर्क खत्म कर दिया था। साल 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम अक्सर दुबई जाया करता था। जब भी दाऊद दुबई जाता था तो खालिद उसके साथ होता था। ये बात डी कंपनी के कई लोगों को पसंद नहीं थी। बताया जाता है कि दुबई में उस वक्त दाऊद का कोई बड़ा आदमी जानने वाला नहीं था और दुबई से मुंबई लाने में उसका मोटा पैसा भी खर्च हो जाता था। इसीलिए एक वक्त दुबई जाते हुए खालिद ने सोचा कि अगर तस्करी के माल हवाई जहाज से न लाकर समुद्र के रूट से मुंबई और मुंबई से दुबई भेजा जाए तो सारा खर्च बच जाएगा और डी कंपनी का न केवल मोटा पैसा भी बचेगा बल्कि मोटा मुनाफा भी मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हवाई जहाज से एक सीमित मात्रा में ही तस्करी का सोना भारत लाया जा सकता था और इसमें दाऊद इब्राहिम का मोटा पैसा खर्च हो रहा था। इसी पैसे को बचाने के लिए खालिद पहलवान ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। उसने दाऊद को बताया कि अगर तस्करी का सोना हवाई जहाज के बदले समुद्री रूट से लाया जाए तो डी कंपनी को मोटा मुनाफा हो सकता है। जैसे ही खालिद पहलवान ने इस प्लान की जानकारी दाऊद इब्राहिम को दी तो दाऊद इब्राहिम बहुत खुश हुआ और उसने खालिद पहलवान के प्लान को हरी झंडी दे दी। दाऊद की हरी झंडी मिलने के बाद खालिद ने छोटे मछुआरों के जरिए समुद्री रास्तों से तस्करी का सोना लाने का प्लान बनाकर उसे बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट किया, जो बेहद सफल रहा। कुछ वक्त में ही खालिद की वजह से डी कंपनी मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंपनी बन गई। अब खालिद पहलवान खुद दुबई जाकर बड़े बड़े सोने के व्यापारी शेखों से डी कंपनी के लिए सोने की डील करने लगा। धीरे धीरे खालिद का कद भी दाऊद इब्राहिम जितना हो चुका था। बस यहीं से डी कंपनी के कुछ लोगों ने दाऊद इब्राहिम के कान भरने शुरू कर दिए और दाऊद को भी खालिद पहलवान के बढ़ते कद से अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो प्यार करता था डी कंपनी की कुर्सी से। वो ये नहीं चाहता था कि डी कंपनी का कोई भी शख्स उसके बराबर कद का हो। वो ये सहन नहीं कर पा रहा था कि खालिद पहलवान उसके बराबर आकर खड़ा हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर दाऊद के आगे पीछे घूमने वाले लोग खालिद पहलवान को लेकर दाऊद इब्राहिम के कान भी लगातार भर रहे थे। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने इसे लेकर कई बार खालिद पहलवान से बात भी की थी। तो वहीं दूसरी ओर खालिद पहलवान ने हर बार दाऊद को यह कहा था कि वो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी को मजबूत करने के लिए कर रहा है। वक्त बीतता रहा और दाऊद कान भरने वालों की बातें मानता रहा। धीरे धीरे दाऊद और खालिद पहलवान के बीच दूरियां पैदा हो गई और दोनों के बीच बातें भी कम होने लगी। खालिद पहलवान ये समझ गया था कि अब दाऊद उसे कभी नहीं समझेगा। इसीलिए खालिद ने डी कंपनी से अलग होने का फैसला कर लिया और खालिद दाऊद से अलग हो गया। बावजूद इसके दाऊद लगातार खालिद पर शक करता रहा कि कहीं खालिद किसी और गैंग के साथ मिलकर डी कंपनी के खिलाफ साजिशें तो नहीं रच रहा। इसीलिए दाऊद ने उस वक्त की पुलिस के इन्फॉर्मर और लेडी माफिया डॉन जेनाबाई से मदद ली। उसके पास गया। बताते हैं जेनाबाई ने दाऊद के मुसाफिर खाने में रखे सोना के बारे में सूचना लीक कर दी। जेनाबाई ने
कस्टम अधिकारियों को इसकी इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद मुसाफिर खाने पर रेड हुई और सोना पकड़ लिया गया। खालिद पहलवान को यह सब कुछ देखकर काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सोने के बारे में दाऊद और उसके सिवा किसी तीसरे इंसान को खबर तक नहीं है। लेकिन जल्द ही उसे यह समझते देर भी नहीं लगी कि यह सारा काम दाऊद ने खुद ही करवाया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों दाऊद ने खुद अपना ही सोना पकड़वाया। ये सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर क्यों दाऊद ने उस दिन खुद अपना ही सोना कस्टम अधिकारियों को पकड़वाया था। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद खालिद ने दाऊद से बात की और कहा कि मैं डी कंपनी से अलग होना चाहता हूं। साथ ही उसने दाऊद से कहा कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। इसके बाद उसने बियारे गैंग के रमा नायक, बाबू रे, सुनील सावंत, सत्य, मनीष लाला और अनिल परब समेत कई दूसरे भाइयों को डी कंपनी में शामिल करवा दिया। कहा जाता है कि इससे डी कंपनी को बहुत मजबूती मिली। लेकिन इसके बाद खालिद पहलवान डी कंपनी से अलग हो गया और कहां चला गया ये आज तक कोई नहीं जानता। हालांकि डी कंपनी या दाऊद को जिसने भी छोड़ना चाहा उसे मार दिया गया, लेकिन सिर्फ इकलौता खालिद ही ऐसा शख्स था जिसने डी कंपनी छोड़ी और जिंदा भी बचा। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली। पटना का सबसे पॉश इलाका, एक घर के भीतर लोग और उनके बीच 4-5 बदमाश, बाहर 4 थानों की पुलिस फोर्स, हर पल अनहोनी की आशंका, घर में घुसे शैतानों की मंशा भी साफ नहीं। आखिर क्यों पटना पुलिस को करनी पड़ी बदमाशों की घेराबंदी, और क्यों बदमाशों ने ली थी घर में पनाह? क्या थे उन शैतानों के इरादे, और फिर क्या हुआ इसका अंजाम? देखिए इस रिपोर्ट में। बाहर मत रहिए, आप लोग से अनुरोध है, अंदर चले जाइए, घर पे चले जाइए सब लोग। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। भलाई इसी में है कि पुलिस को सरेंडर कर दो। 90 के दशक के फिल्मी सीन में डायलॉग कुछ इसी तरह से लिखे जाते रहे, वो भी तब जब पुलिस बदमाशों को घेर लेती रही। सच भी यही है कि वास्तविक जिंदगी में पुलिस का ये एक्शन रेयर ही देखने को मिलता है। लेकिन जब देखने को मिलता है तो कुछ पटना की तरह ही होता है। ये घटना राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाकों में शुमार कंकड़बाग के राम लखन पथ की है, जहां 4 थानों की पुलिस का अंदाज कुछ फिल्मी यानी ऐसा ही दिखा। जब एक घर में 4 बदमाशों ने कब्जा जमा लिया, 1 घंटे तक चले इस ड्रामे में पुलिस बंदूकें ताने नजर आई। इतना ही नहीं, जब लगा कि हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ेगी तो मौके पर स्पेशल कमांडो भी बुला लिए गए। फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के उपरांत यहाँ पर तत्काल अगल बगल के थानाध्यक्षों को भेजा गया। चारों तरफ से कॉर्डन किया गया, बिल्डिंग्स को सर्च ऑपरेशन किया गया। एसडीपीओ सदर खुद नेतृत्व करते हुए प्रारंभ में यहाँ पर सर्च के ऑपरेशन किए। उसके बाद एसटीएफ की टीम से भी कांटेक्ट किया गया। एसटीएफ की टीम्स भी यहाँ पर आई। इस बिल्डिंग को और अगल बगल की बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया गया, सर्च किया गया। अभी 4 लोग डिटेन करके रखे गए हैं, पूछताछ किया जा रहा है। जितने भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको खंगाला जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। ये सभी बदमाश बंदूकों से लैस बताए गए। पुलिस इन बदमाशों को ललकारती रही और सरेंडर के लिए कहती रही।
दरअसल ये सभी बदमाश जमीन विवाद में फायरिंग करने के बाद इस घर को पनाहगाह बनाने की फिराक में थे, क्योंकि पुलिस की गोलियों से बचकर ये मौके से भागे थे। लेकिन पुलिस ने बदमाशों की एक न चलने दी। 1 से 1.5 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में जब एंड आया तो पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। बदमाशों के घर में घुसने की घटना की जानकारी मिलते ही पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी अवकाश कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टास्क फोर्स मौके पर भेजी गई। 4 थानों की पुलिस बल और बड़े अधिकारी भी जल्द ही मौके पर पहुंच गए। सभी ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया। एसएसपी अवकाश कुमार ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक पुलिस ने कुशल रणनीति बनाकर ही अपराधियों को पकड़ने में ये कामयाबी हासिल की। मेरे लोगों के लिए मेरे हस्बैंड को लेकर चल गए। कुछ नहीं करते, आदमी दुकान में काम करते हैं। बताइए, दुकान में काम करते हैं उनको लेकर चल गए पुलिस। आप लोग क्रिमिनल को नहीं लेके जा सकते, क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते। कुछ नहीं, दुकान में काम करते हैं। जो गोली चलाए थे वो उसी घर में थे। हमको क्या पता भैया, जैसे हम तो बहुत लेट से आए, हमको पता चला हम छोटा बच्चा को रुवाते हुए छोड़ के आए हैं दूसरा पे। बताइए, सूरज कुमार, हम यहाँ रेंट लेके रहते हैं। कुछ नहीं, फोने नहीं उठा रहे हैं, फोने नहीं लग रहा उनका, फोने नहीं लग रहा। जब आप ये पुलिस लेके गया तब देखें क्या मैं निर्दोष आदमी के लेके चले कांड। यही तो होता है आप लोग के कि जो क्रिमिनल होता है उसको नहीं पकड़ते हैं, निर्दोष आदमी के पकड़ के लेके चल जाते हैं। ये पता है कि मेरे अंदर जीजा जी एक स्टाफ है, वो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में। हमको पता चला कि यहाँ फायरिंग हो गया है न्यूज के थ्रू, तो हम आए उनको पूछने के मतलब न्यूज के थ्रू हम आए तो जाने। तो फिर हम पुलिस से विनती किए कि हमको अंदर जाने दे, हम मेरे परिवार अंदर रहते हैं, मेरा दुकान अंदर है। तो पुलिस वाले ने जिया जी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में स्टाफ है सर, तो हम पुलिस से विनती किए कि मेरा मेंबर अंदर है, घर का मेंबर है, फैमिली मेंबर है, हमको जाने दीजिए। वहाँ पे जमीन का क्या है, उससे हमको क्या लेना देना। अंदर मार्केट है, अंदर बहुत बड़ा मार्केट है, अंदर बहुत सारे दुकान है, जिम है, बहुत सारा चीज है अंदर। तो अंदर बहुत सारा स्टाफ काम करता है। तो हम पुलिस से विनती किया कि मेरा फैमिली मेंबर अंदर आते हैं, उनका कॉल नहीं लग रहा है, एक बार उनसे हमको देख लीजिए, लेने दीजिए, जाने दीजिए अंदर। पुलिस वाले ने मुझे जाने नहीं दिया। पटना पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि फायरिंग के बाद जब पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो वो पास के एक घर में घुस गए, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर को ही घेर लिया। इस दौरान एसटीएफ भी मौके पर पहुंची और अपराधियों को दबोचने के लिए हर गली की नाकेबंदी कर दी गई। अपराधियों की तरफ से करीब 5 राउंड की फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यकीनन जिस तरह से ये सब कुछ चला उसे देखकर हर कोई सकते में था। हर पल धड़कनें बढ़ी हुई थी, किसी भी पल कुछ भी अनहोनी की आशंका तैरती रही। लेकिन शैतान अपने इरादों में कामयाब होते उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। घर की कलह के चलते बढ़ती सनक से पति बन गया शैतान। फिर क्या था, उसी सनक में पति ने कर दिया एक ऐसा कांड जिसने पूरे खानदान को कर दिया बदनाम और ले ली एक बेगुनाह की जान। आखिर क्या है इस खूनी पति के गुनाह का राज?
एक तो नशे की लत, दूसरा अवैध संबंध। एक गुनाह के लिए भला और क्या चाहिए? इंसान को पागल बना देने, होश गंवा देने के लिए इससे बड़ी चीज आखिर क्या होती है? यहाँ एक परिवार उजड़ गया, एक घर में मातम छा गया और बच्चों की दुनिया सूनी हो गई। एक और शख्स को अपनी ही पत्नी का कातिल बना दिया। जुर्म की ये दास्तां यूपी में आगरा जिले के इरादत नगर की है, जहां एक परिवार की खुशियां पल भर में खून से सन गई, क्योंकि पति पर सवार हुई सनक ने उसे अपराधी बना दिया। गुनाह भी ऐसा किया जिसके दाग ताउम्र उसके वजूद से चस्पा रहेंगे, क्योंकि उसने खून भी किसी गैर का नहीं बल्कि अपने का बहाया है, और ये अपना कोई और नहीं, उसकी अपनी ही पत्नी है। मामूली झगड़े से शुरू हुआ ये विवाद पत्नी के कत्ल पर जाकर खत्म हुआ। हालांकि इसके बाद जो सच की परतें खुली, उसने इस कत्ल की कई वजहों का खुलासा कर दिया। हालांकि इतने संगीन गुनाह के बाद घर में तो कोहराम मच गया, लेकिन आरोपी पति पुलिस के चंगुल से निकल गया। बाग खिन्नी गांव का रहने वाला केशव एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था। उसके ससुराल वालों ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कुछ समय पहले तक वो गुजरात की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता रहा, जहां काम करने के दौरान उसके दूसरी महिला से संबंध बन गए। इसी को लेकर घर में आए दिन विवाद रहता था। जिस महिला से केशव के अवैध संबंध थे, वो महिला अक्सर केशव को उसकी पत्नी राधा की हत्या के लिए उकसाया करती थी। गुजरात में रहते थे, वहाँ पे एक प्रवेश नाम की लड़की है, उसके साथ इनके अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के मामले में इसको मेरी बहन को पता चल गया, तो इसने बोला कि मैं ये तेरे पति को बताऊंगी। तो उसके पति को मतलब बताने के चक्कर में वो बौखला गई, मतलब उसे पता चला कि ये मेरे पति को ना बोल दे, तो उसने कहा कि मैं तुझे तेरे पति पे ही मरवाऊंगी। तो उसने ये बोला इससे, मेरे जीजा से, केशव से, कि तू उसको मार दे, नहीं तो वो मेरे पति को बता देगी। और ये हुआ है जो कुछ उसी के कारण हुआ है, उसी ने करवाया है। उसी का भी इस हादसे में उसका भी मतलब ये हादसा हुआ है ना, वो भी शामिल है। बहरहाल पत्नी की हत्या करने के बाद केशव मौके से फरार है। इस मामले में पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक केशव ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने पत्नी राधा के गले और पेट पर कई वार किए हैं, जिसकी वजह से पत्नी राधा की मौके पर ही मौत हो गई। राधा कुशवाहा अब्लिक पुष्पा है ना, इसको जो है इसका हस्बैंड केशव, जिसकी उम्र 35 साल है, इसने जो है दराती और इस तरह से धारदार हथियार से इसने गले पे और पेट में कुछ गहरे घाव कारित करके इसकी जो है मृत्यु कारित कर दी है। प्राथमिक जांच में यही सूचना है कि इलीगल रिलेशनशिप का इनका शक था, और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक थोड़ा साइको भी था, इसकी वजह से इस तरह से ये शक करता था। अब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को सौंप दिया है, साथ ही इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस भी मानकर चल रही है कि हत्या की वजह अवैध संबंध ही है, और अब शिद्दत से वो आरोपी केशव को खोजने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।